दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इस वक्त देश में कई ऐसे सूबे हैं जहां भयानक प्राकृतिक आपदा है, इतनी भयानक जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जिन कुछ राज्यों में इस बार बाढ़ की विभीषिका है, वहां आमतौर पे बाढ़ इस तरह पहले कभी देखी नहीं गई। बिहार में बाढ़ हमेशा आती रही है, ये बात सही है कि बाढ़ग्रस्त इलाका बिहार रहा है। लेकिन पंजाब में बाढ़ इस कदर आ जाए, इसकी कल्पना पंजाबियों को भी नहीं थी। पंजाब में बाढ़ आती थी कभी-कभी, हल्की-फुल्की। इस बार पूरी विभीषिका है। मैं स्वयं पंजाब में पोस्टेड रहा हूं जर्नलिस्ट के तौर पे, और मेरे कार्यकाल में कभी बाढ़ नहीं आई। मिलिटेंसी, आतंकवाद था जब मैं वहां पोस्टेड था, लेकिन पंजाबी समाज की जीवंतता तब भी बरकरार थी, आतंक के बावजूद। लेकिन इस बार आतंक ने, बाढ़ की विभीषिका ने लोगों के जीवन को क्षत-विक्षत कर दिया है। जो डेटा आया है उसमें 30 लोग, उनकी जिंदगी चली गई, और सभी जिले जो 30 हैं, सबको बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया था। पहले 10 जिलों को घोषित किया गया था, अब 30 जिलों को घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जो उन्होंने कहा है कि 60,000 करोड़ रुपए केंद्र पर पेंडिंग है, जिसमें कि 50,000 तो केवल जीएसटी के हैं। इन सबको मिलाकर जल्दी से जल्दी माननीय प्रधानमंत्री रिलीज करवा दें, सो दैट कि पंजाब के लोगों को बचाया जा सके, उनको जरूरी राहत दी जा सके। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री तो जापान थे, फिर इसके बाद वो चले गए चीन और तमाम बड़े लोगों से मिले। फिर इसके बाद आए तो उन्होंने जायजा लिया बिहार का, और फिर गाली वाला जो प्रकरण है सामने आ गया। ये सप्ताह भर पुराना था, लगभग सप्ताह बीत चुका था। दरभंगा की एक रैली मंच पर, जब वहां पर तेजस्वी यादव नहीं थे, जब वहां पर राहुल नहीं थे, जब वहां पर कोई बड़ा नेता नहीं था, एक अनजान से एक लड़के ने आकर कुछ अनाप शनाप अपशब्द कहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे अपशब्दों की देश ने, सबने निंदा की। हमने भी उसकी निंदा की थी अपने कार्यक्रम में, सबने निंदा की। किसी की मां हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई इस तरह का अनाप शनाप जो वक्तव्य है, इस तरह का, उसकी निंदा होनी चाहिए। नहीं आए होंगे तो अपशब्द हमेशा गलत हैं, चाहे जो भी यूज करे। तो हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या जो बाढ़ की विभीषिका है, और केवल पंजाब में नहीं है, हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में तो लैंडस्लाइड, इतनी जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, भयानक। और उत्तराखंड है, और भी स्टेट्स में है, तेलंगाना में है, इस तरह के तमाम इस साउदर्न स्टेट्स में है। तो ये जो पर्यावरण का असंतुलन जो बढ़ा है, जो ये लोग कह रहे हैं कि ये नेचुरल केवल नहीं है, ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मैन मेड भी है, इसमें एक मैन मेड हिस्सा है इसका। और हम दूसरी चीजों पर जोर दे रहे हैं। क्या गाली जो हुई, गाली जो प्रकरण है, क्या उसको इतने दिन तक जिंदा रखना जरूरी था? चुनाव का मुद्दा बनाना क्या जायज है? एसआईआर जिस स्टेट में इतना बड़ा मुद्दा हो, वहां गाली का क्या मतलब है? तो हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, और दोनों बिहार से हैं। हमारे साथ फराह साकिब साहब हैं, मुंगेर से हैं, और जर्नलिस्ट हैं, लगातार लिखते रहे हैं, बिहार को अच्छी तरह समझते हैं। हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों के पुराने जो मेहमान हैं, बहुत आपने अक्सर देखा होगा बिहार से, हेमंत कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, देश के सभी बड़े अखबारों में हिंदी के काम कर चुके हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूँ। क्या लग रहा है, ये बिहार में कल सुना है कि बिहार में 7 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक बंद आयोजित किया गया है। क्या बिहार गाली से, जो कि ऑलरेडी, जिस पर तमाम लोगों ने माफी मांग ली थी, और माफी की बात छोड़िए, आम तौर पे जो वहां के कार्यकर्ता थे, सबने रिग्रेट किया, माफी किया, और उसको गिरफ्तार कर दिया गया, लड़के को। किसी प्रेम शुक्ला, किसी बीजेपी के किसी भी अन्य नेता को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था किसी गाली के लिए, और वो बहुत ही गलत है गाली देना। लेकिन क्या बिहार में मानसिकता क्या लोगों की है, क्या सोच रहे, और कैसे बीजेपी जो बिहार की है वो बंद करा रही है? क्या ये बंद का मुद्दा है? जी धन्यवाद। जी। ये जिस मुद्दे को लेकर के इन्होंने बिहार बंद का कॉल किया है, मैं समझता हूं कि यह इसे एक राजनीतिक पराजय के रूप में मैं देखता हूं, बीजेपी की राजनीतिक पराजय के रूप में। उसके पीछे की वजह ये मैं समझता हूं कि
जो क्योंकि बिहार में जो कुछ अभी राजनीति हो रही है उसके केंद्र में मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं नहीं है। ये अपने आप में बहुत गौर करने वाली बात है कि नीतीश जी कहीं दिख नहीं रहे हैं, नीतीश जी कहीं सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो आप समझिए कि जिस स्टेट को नीतीश जी के कारण जाना जाता रहा है अभी तक, खास करके लालू राबड़ी एरा के पराभव के बाद, जिस स्टेट को नीतीश जी के नाम से जाना जाता रहा है, उस स्टेट में आज की तारीख में नीतीश जी की कहीं कोई चर्चा नहीं है, उनकी कहीं आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कहीं सीन में नहीं है। सुनाई कौन दे रहे हैं? तो प्रधानमंत्री सुनाई दे रहे हैं, बार बार सुनाई दे रहे हैं, बारंबार आ रहे हैं, कुछ न कुछ कह रहे हैं। और अभी वो घुसपैठिया बोल करके कहा कि घुसपैठियों को नौकरी दे देंगे, आपका आपका खेत बाड़ी आपकी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। तो अभी जो हुआ है उसके जरिए जो चीज वो कर रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दी, और मेरी माँ को नहीं पूरे देश को गाली दी। और हद ये है कि उनकी जो खबर है उसको एक बड़े अखबार ने छापा है, और उसमें मोदी जी का पूरा जो चेहरा है उसमें से सिर्फ चश्मे का वो हिस्सा दिखाया गया है जिससे उनकी आंखें झांक रही है, और लग रहा है कि ये रात भर रोए हैं और रोने के बाद इनकी आंख में पूरी लाली छा गई हुई है। तो ये ऑप्टिक्स बनाने की जो कोशिश हो रही है, तो इससे मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, जो आदमी अपने आप को, जिनको विश्व गुरु कहा जाता है और कहा जाता है कि विकास पुरुष हैं, उन्होंने बहुत सारा विकास किया है, तो विकास के मुद्दे पर ना आकर के ये अब लग रहा है कि जैसे कि माँ की गाली को मुद्दा बना करके वोट मांगने की पूरी कवायद है। दूसरी जो खतरनाक बात मुझे दिखाई दे रही है वह यह कि जो मोदी जी के संबोधन में ये बात आई कि जहां भी कांग्रेस के और आरजेडी के लोग दिखे उनकी कानों तक ये आवाज जानी चाहिए। मुझे तो थोड़ा डर लगा कि पता नहीं आगे क्या बोल रहे हैं कि जहां भी कांग्रेस और आरजेडी के लोग दिखे तो उनको कुछ ऐसा कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कानों तक आवाज जानी चाहिए। लेकिन कानों तक आवाज कैसे जाएगी? क्या कान पर दो लापा बजाया जाएगा, उसके बाद वो आवाज जो जाएगी वो पता चलेगा? तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि ये सांकेतिक भाषा में उकसाने वाली बात भी मुझे दिखाई दे रही है कि जिसके जरिए। लेकिन हेमंत जी माफ कीजिएगा हस्तक्षेप के लिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार में जिस लड़के ने अपशब्द कहे और जिसके बारे में ये तक खबर आ गई थी अखबारों में, पता नहीं सच है कि नहीं, कि वो बीजेपी में कभी था, उसने बीजेपी का साफा पहन रखे हुए फोटो खिंचवाया, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कोई प्रामाणिक खबर नहीं है, लेकिन जो अखबारों में मैंने पढ़ा कि वो बीजेपी में था और फिर यहाँ आ गया, फिर क्या हुआ, वो कौन था, रिजवी या समथिंग, हिज नेम इज रिजवी, ऐसे कुछ नाम आया था, तो वो तो गिरफ्तार कर लिया गया। कोई भी किसी व्यक्ति को गाली देता है, निश्चित रूप से वो एक आपराधिक कृत्य है। हालांकि हमारे देश में सामाजिक स्तर पर गालियों की इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस है, हायरार्की में जो ऊपर के लोग हैं उनकी ओर से, कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में गाली है, हमारे यहाँ तो गरीबों को गालियों से शुरू किया जाता है, उनका संवेदन, उनके नाम को गालियों में तब्दील करके संबोधित किया जाता है गांव में। अब मैं खुल के बताऊंगा तो ये ठीक नहीं होगा, इसी के लिए बाबा साहब ने और तमाम लोगों ने कई तरह के प्रावधानों की बात की, और बाद के दिनों में अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न विरोधी कानून भी आए। एनीवे, हम और भी बहुत सारी बातों की चर्चा कर सकते हैं। होली में हमारे यहाँ गालियां दी जाती हैं, ऊपर के लोग नीचे वालों को गालियां देते हैं, नीचे वाले अपने बीच ही जो अपने को कहते हैं कि हम शुद्र हैं, कोई कहता है कि हम अपर कास्ट हैं, तो इस तरह की गालियों की बौछार होती है। ये हास्यास्पद है कि हम कैसे अपने को जनतांत्रिक देश कहते हैं जहां ये सब होता है। तो मोदी जी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, गालियों को लेकर अगर इतनी संवेदनशील हैं तो उनको सबसे पहला काम करना चाहिए था कि गालियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था पब्लिक प्लेस में। लेकिन हमने देखा कि भारत में सबसे अधिक पब्लिक प्लेस में, खासकर टेलीविजन चैनलों के लाइव डिबेट में सबसे अधिक अगर गालियां किसी ने दी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे वो प्रवक्ता उसके हों, चाहे उसके नेता हों, चाहे उसके पार्लियामेंटेरियंस हैं। पार्लियामेंट में गालियां दी गई, पार्लियामेंट में गालियां दी गई। तो हम माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जो अपशब्द कहे गए, हम बिल्कुल उससे आहत हैं, बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री ने और केंद्र सरकार ने किया क्या कि आज इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं देश का। तो मैं आपसे जो समझना चाहता हूं, इसीलिए मैं इतना विस्तार से बोल रहा हूं कि क्या बिहार में जो जनता है, बिहार में जो
महिलाएं हैं, बिहार में जो पुरुष हैं, बिहार में जो युवा हैं, क्या प्रधानमंत्री की इस चीज को समझ रहे हैं कि वो क्यों और किस लिए इसको चला रहे हैं, एक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि देश मुद्दों से भरा हुआ है? देखिए, मोदी जी चौंकाने वाले नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार इस गाली वाले प्रकरण पर जब प्रधानमंत्री विदेश में थे तो ये पहले से ये प्रचार होने लगा कि आएंगे तो रोएंगे। तो ये जो है, मैं समझता हूं कि किसी नेता के बारे में जब वो उसको लेकर जो रहस्य होता है, अगर वो पहले से खुल जाए तो उसकी कमजोरी होती है। तो ये जो कहा जाने लगा कि आएंगे तो रोएंगे, तो इससे लगा कि अब चौंकाने वाला जो तत्व उनके भीतर जो है वो अब नहीं रह गया है। क्या करेंगे ये लोगों को पता हो जा रहा है। तो ये तो उसके बाद आए तो वही हुआ जो जैसी बात कही जा रही थी। लेकिन सही बात आप कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है और जिस तरह से अपेक्षाएं की जाती रही है, लेकिन इस देश में इनके 11 सालों से प्रधानमंत्री रहते एक से एक इस तरह की गाली, सिर्फ अगर गाली पर केंद्रित रहा जाए तो गाली की एक से एक घटनाएं हुई है। और इसमें संयोग ऐसा रहा है कि इन्हीं की पार्टी के ज्यादातर लोग रहे हैं। और इनके अगर ये बरक्स अगर किसी को रखा जाता है जो राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी ने, किसी ने नहीं सुना है कि आज तक उन्होंने किसी को गाली दी। माँ बहन की गाली तो छोड़ ही दीजिए, किसी को गाली देते हुए भी उनके बारे में नहीं कहा गया है कि उन्होंने किसी को गाली दी है। लेकिन मोदी जी के बारे में ये तो स्थापित सत्य है, रिकॉर्ड पर है, हम सब इससे सहमत हैं कि उन्होंने सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा, उन्होंने राहुल गांधी के लिए क्या कहा। अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। यहाँ की बनाया हुआ है, जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से ही भाजपा ने मुद्दा बनाया हुआ है इसको। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री कल बीच में आए हैं, मतलब इससे पहले भाजपा के जो है अमित शाह से लेकर के जो बिहार के प्रादेशिक नेता हैं उन तमाम लोगों ने मुद्दा बनाया। लेकिन यात्रा जो है, जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, उस पर आपने देखा होगा कि इस पूरे मुद्दे का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर पे हमला किया। वो उस दिन भी एक सितंबर को जिस दिन राहुल गांधी जी का मार्च था, उस दिन भी वो उसी रास्ते में धरना देने के लिए बैठे जिस रास्ते से राहुल गांधी जी को गुजरना था। ये बिल्कुल डिलिबरेटली वो वहां जानबूझ करके जाकर के बैठे कि ये जो बैरिकेड लगा दिया गया है, भीड़ है लाखों की, वो भीड़ बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ेगी, फिर हम लोग वहां रहेंगे, फिर हमसे झड़प होगी और जो है उस तरह से फिर जो है कुछ हिंसा होगी और खबर की हेडलाइन जो है राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे से हट करके फिर ये जो है गोदी मीडिया ये चलाना शुरू कर देगा कि भाई देखिए राहुल गांधी, एक तो कांग्रेस के लोग गाली दे रहे हैं और अब हिंसा पर भी उतर आए हैं। लेकिन उसको बहुत टैक्टिकली महागठबंधन के नेताओं ने इसको हैंडल कर लिया। दूसरी चीजें क्या है सर कि देखिए बिहार के लोगों के अंदर में अब इतनी समझ, एक होता है ट्रस्ट डेफिसिट का एक मामला है, विश्वसनीयता के संकट से नरेंद्र मोदी जी जूझ रहे हैं बिहार में, और राहुल गांधी की इस 16-17 दिन की यात्रा ने उसमें और इजाफा किया है। कोई व्यक्ति माने या ना माने, उसके अंदर एक शंका का बाल तो मैंडेट कोटिंग, मैं मैंडेट रिगिंग की बात कर रहा हूँ, जो मुद्दा राहुल गांधी या विपक्ष अभी उठा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जो अभी हेमंत भाई कह रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका दामन खुद पाक साफ नहीं है इस मामले में, जो खुद रेसिस्ट कमेंट्स करता रहा है पहले भी, वो सोनिया गांधी जी के लिए हो या देश की और दूसरी महिलाओं के लिए हो। आप अभी मुसलमानों का जिक्र कर रहे थे हेमंत भाई, उन्होंने कहा, ये भी उनका कमेंट है। जब कुपोषण पर लेकर के, गुजरात में कुपोषण को लेकर के आपका ही एक आंकड़ा, आपका ही लिखा हुआ एक आर्टिकल मेरे पास, मुझे लगता है आपने 15-15 साल पहले लिखा होगा और आज भी मेरे पास वो पड़ा हुआ है। उसमें आपने पूरा डेटा बताया था कि गुजरात में मात्र मृत्यु दर जो है वो कितना है और कुपोषित महिलाएं कितनी हैं। वो तो, और जब उनसे सवाल किया जाता है प्रधानमंत्री जी से, तो वो कहते हैं कि वो जो है डाइटिंग करती है, कुपोषित नहीं है, वो महिलाएं डाइटिंग करती है। देखिए अभी ये जो बंदी वाला ऐलान हुआ है इनका, और कल से आपने देखा होगा जब से प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया, रोना धोना सब कुछ हुआ, उसके बाद से मनोवैज्ञानिक रूप से जो भाजपा ने लीड लेने की कोशिश की थी, उसको आपने देखा होगा कि भाजपा की आरजेडी की 3 महिला प्रवक्ताएं हैं, आपने भी उनका जिक्र किया, एक तो प्रियंका भारती है, कंचना यादव और एक सारिका पासवान है। सारिका पासवान के साथ 1 महीने पहले एक घटना होती है, एक व्यक्ति जो है सवर्ण जाति से आने वाला एक व्यक्ति जो है बाकायदा फेसबुक पोस्ट लिख करके उनको साड़ी साया खोल के नंगा नचाने की बात करता है फेसबुक पोस्ट पे, और वो व्यक्ति अभी जो है 4 दिन पहले वो भाजपा में शामिल हुआ है। उसको लेकर के इन महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया टीवी डिबेट में
कि भाई ये देखिए, ये आपके साथ है, ये गाली बकने वाला, ये दलित महिलाओं को गाली देने वाला, जिसको साड़ी खोल करके नचाने की बात करता है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छू रहा है और उनसे आशीर्वाद ले रहा है। तो ये यहाँ पर आरजेडी एक तरह से हमको लगता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से लीड लेने की कोशिश कर रही है और लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल से लेकर अभी तक हमको तो सर कहीं भी कोई हलचल नहीं दिखाई दी है, कोई बहुत ज्यादा सीरियसली इसको रिसीव नहीं कर रहा है ये गाली वाले इशू को। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये आपका ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक प्रोग्राम बन के रह जाएगा, ऑब्वियसली यानी आम लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें उतना ज्यादा आप नहीं देख रहे हैं, आपका ये कहना नहीं है? जी बिल्कुल, और इसीलिए सर कि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का टाइम रखा गया है। 9 जुलाई को विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर बिहार बंद किया, एक दिवसीय बंद था, क्योंकि विपक्ष को ये यकीन था कि यहाँ जन समर्थन हमको मिलेगा, और वो मिला जन समर्थन विपक्ष को। लेकिन ये जो 7 बजे से 12 बजे तक वाला टाइम है, ये 7 बजे से 12 बजे तक बंद करवा के आप एक टोकन देना चाह रहे हैं, मतलब एक सांकेतिक बंद पर विरोध करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी बड़े शहरों में या आमतौर पर कहिए कि 11-12 बजे से मार्केट खुलना शुरू हो जाता है। जनता का, बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि बच्चों को माँ बाप जो है हम कहते हैं प्रिकॉशनली स्कूल नहीं भेजेंगे, इतना ही सा हो सकता है। लेकिन जनता सड़क पर आ जाएगी, जनता समर्थन कर देगी इनकी बंदी को, आप देखेंगे ऐसा कल कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता के सामने बहुत सारी चीजें हैं। अभी कल मोदी जी ने छठी मैया की बात की कि छठी मैया से माफी मांगना चाहिए, लेकिन अभी करोड़ों उसी छठी मैया के करोड़ों बेटे अभी बिहार और यूपी से लद के ट्रेन के टॉयलेट में बैठ करके आएंगे छठी मैया को अर्घ अर्पित करने के लिए, जो होता है उनका जो रिचुअल्स है छठ पूजा को लेकर के बिहार में। तो लोगों के सामने ये सवाल है कि अगर आपको वाकई छठी मैया से की श्रद्धा है और उनको आप जो है बहुत ये करते हैं, फॉलो करते हैं, या उनके मन में आपके लिए अकीदत है, तो आप उन छठी मैया की उन संतानों की चिंता करिए कि यहाँ उद्योग कल कारखाने फैक्ट्री लगाइए कि छठी मैया की संतानों को बाहर नहीं जाना पड़े, यही उनका पलायन रुक जाए, यही उनको रोटी रोजगार मिल जाए। ये तमाम सवाल जिसको राहुल गांधी ने पब्लिक डोमेन में ला दिया है, अभी यही विमर्श का केंद्र बने हुए हैं सर। जी हेमंत जी, बिल्कुल आधे मिनट में एक आखिरी सवाल कि अभी देखा मैंने खबर है कि तेजस्वी यादव कोई अलग एक यात्रा करने पर निकल रहे हैं जल्दी ही, ये क्या है मामला? ये यात्रा उन जिलों में जाएगी जिन जिलों में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा नहीं गई थी, उन जिलों को कवर करना है, और ये उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि जो टेम्पो बना है उसको और आगे बढ़ाते जाना है, यानी जनता के बीच में जो ये वाइब्रेंसी आई है उसको और बढ़ाना है, लोगों के बीच में संवाद बढ़ाना है, क्योंकि ये इसको चुनाव तक नहीं छोड़ना है, किसी न किसी अलग अलग फॉर्म में ले जाना है, उसमें अलग अलग ये पार्टियों के लोग ज्वाइन करेंगे, उसमें वो सिर्फ आरजेडी का नहीं होगा, उसको भी महागठबंधन का ही मॉडल रखा जाएगा, क्योंकि अगर चुनाव का समय है अकेले अकेले करने से उसका कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब है कि यूनिटी भी दिखाना है, क्योंकि जो यूनाइटेड विपक्ष सामने आया है वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा विपक्ष देखने को 11 सालों में नहीं मिला था, ढीला ढाला विभाजित विपक्ष देखने को मिला था, ये अभी यूनाइटेड फोकस्ड और ज्यादा आक्रामक विपक्ष है, ये ज्यादा उनके लिए चिंता का विषय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत कुमार जी और फराह साकिब साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हमारे दर्शकों श्रोताओं को। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हम आपको बिहार के डेवलपमेंट पर लगातार अपनी बात कहते रहेंगे, अपने दोस्तों से भी आपका संवाद कराते रहेंगे। तो आज इजाजत दीजिए, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।